हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मानव विकास सूचकांक का केंद्र अपने गांवों को बनाए, इस टॉपिक को। और ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो दैनिक भास्कर में ये लेख छपा हुआ है और इसका शीर्षक है मानव विकास सूचकांक का केंद्र अपने गांवों को बनाएं। अर्जुन मुंडा जी ने इसको लिखा है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के ये मंत्री हैं। तो इनके पढ़ते हैं और ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। द्रौपदी मानव विकास सूचकांक का केंद्र बनाए अपने गांवों को, तो इससे संबंधित है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन 3 चीज़ों को मिला करके एक सूचकांक बनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के देश शामिल होते हैं और उसमें से एक रैंकिंग बनाई जाती है कि प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, ऐसे करके। तो भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान काफ़ी पीछे है। भारत काफ़ी पीछे है मानव विकास सूचकांक उसमें। और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य ये भी है कि 2047 तक, यानी कि जब भारत अपने आज़ादी का 100 वर्षवीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो उस अवसर पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो विकसित राष्ट्र कोई देश तभी बनेगा जब वहाँ के मानव के विकास अच्छे प्रकार से हो, उनका डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से हो। तो अब मानवों का विकास सूचकांक, यानी विकास अगर तेज करना है, आगे बढ़ाना है, तो गांवों को केंद्र के रूप में हम कैसे बना सकते हैं? मीन्स गांव में हम क्या ऐसे करें कि जो मानव विकास सूचकांक है वो बढ़ सके। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन देश के जनजातीय समाज के लिए गौरवपूर्ण है, जो यकीनन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू जी एक राष्ट्रपति हैं, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारे भारत के। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारे देश की बनी हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। ये उड़ीसा से ताल्लुकात रखती हैं और ये शुरुआती समय में टीचर रही थीं, फिर राज्यपाल रही थीं, तो कई सारे पदों पर कार्य करने के बाद में यहाँ तक पहुँची हैं। और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उनका भी लक्ष्य, एक सपना था कि भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति हों वो कोई महिला हों, और महिला कोई जनजातीय समाज से हों। तो ये सपना जो है आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरा हुआ, जो कि महात्मा गांधी जी के सपना साकार हुआ है, तो बड़ी बात है। आज़ाद भारत के स्वर्णिम इतिहास में 75 वर्षों में किसी जनजाति समूह के व्यक्ति का राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होना एक नए भारत के उदय की परिकल्पना को साकार करने की ओर एक निश्चित कदम है। भारत की संस्कृति, स्वाभिमान और स्वायत्तता को आंदोलन की नींव को जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष और बलिदान से रखा था। आज आज़ादी के अमृत काल में उसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, टांटिया भील, भीमा नायक, वीर खाज्या नायक, सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू जैसे वीरों ने अपना बलिदान दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जतरा भगत जैसे नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के सर्वोच्च पद पर एक जनजातीय महिला का आसीन होना संपूर्ण भारत के लिए एक अविस्मरणीय एवं गौरवशाली पल है। यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। यह हमारे देश की महानता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सामाजिक असमानता और बहिष्कार को मिटाने, जनजातीय समुदायों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समुदायों के लिए सुलभ, सस्ती,
स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, युवाओं को कौशल कुशल बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। भारत में आदिवासी समुदाय की पिछली स्थितियों के साथ उनकी समस्याओं को दूर करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में ले जाने की एक बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ इन समस्याओं का समाधान किया है और देश के सदर क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जहां जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़े पैमाने पर मुद्दों में शामिल थी, वहीं वन अधिकार अधिनियम, आजीविका, शिक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे थे। भारत में डिजिटल इंडिया क्रांति के आगमन के साथ मंत्रालय ने प्रमुख मुद्दों की पहचान करने, अंतराल का विश्लेषण करने और आउटपुट यानी परिणामी दृष्टिकोण पर काम किया है। सांस्कृतिक विरासत, साहित्य और कला के संरक्षण के लिए देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और संग्रहालयों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि जनता को प्रेरित किया जा सके और भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को प्रदर्शित किया जा सके। देश भर में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने हर साल 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर जाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समुदायों के लिए गौरव दिवस मनाने की बात की है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श आदि ग्राम योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं। तो प्रधानमंत्री आदर्श आदि ग्राम योजना के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं। भारत के ग्रामीण और दूर दराज के कोनों में फैले आदिवासी समुदायों का सर्वांगीण विकास सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि हमने इस जमीनी स्तर पर जनजातीय समुदायों के जीवन पर प्रभाव पैदा करने के मिशन के रूप में लिया है। आज जब हम महिला जनजाति राष्ट्रपति को देखते हैं तो अंततोगत्वा संविधान की इन कमियों को पूर्ण करने का अवसर देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति बनने से न केवल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत हुई है। अब समय आया है कि हम मानव विकास सूचकांक का केंद्र अपने गांवों को बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आह्वान को जागो और जगाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, बनो और बनाओ, करो और करवाओ एवं अपना गांव, अपना विकास की नीति के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। कितना बढ़िया लेख लिखा है इसको। तो इसमें और हम पढ़ लेते हैं कुछ आर्टिकल्स जो हैं। पड़ोसियों को साधने में सफल हो सकती है सरकारी पहल, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये लेख है। देखते हैं क्या बातें इसमें हैं। तो श्याम सरन जी ने इसको लिखा है। भारत सरकार ने सुधार के मोर्चे पर 2 उल्लेखनीय पहल की हैं। इनका आगाज तो बहुत सफलतापूर्वक हुआ है और यदि इन्हें अपेक्षित रूप से अंजाम देने में भी सफलता मिल जाए तो इनमें भारत को उत्पादक, सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने की भरपूर संभावनाएं हैं। सुधारों से जुड़ी इनमें से एक पहल है गति शक्ति, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान नाम दिया गया है। इसे 13 अक्टूबर 2021 को पेश किया गया था। वहीं दूसरी पहल नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, जिसकी घोषणा 17 सितंबर को हुई। ये एक दूसरे से जुड़े हुए 2 ऐसे स्तंभ हैं जिनके आधार पर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के निर्माण की योजना है।
तो दो प्लान हैं जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाई गई हैं। पहला तो था गति शक्ति, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान कहा जाता है, और दूसरा है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जिसे यही 17 सितंबर यानी कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था जिस दिन, तो उसी दिन मनाया गया, मतलब इसको नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लागू किया गया है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस होता है, इसे सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये प्रधानमंत्री जी का 72वां बर्थडे था। इन दोनों पहल यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान और दूसरा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, तो इन दोनों पहल के मुख्य पहलू क्या हैं? पहले गति शक्ति की बात करते हैं। यह 100 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य समग्रता की दृष्टि से बुनियादी ढांचे का विकास करना है, जिनमें 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाना है। इनमें से ये फिर से पढ़ें, इसका उद्देश्य क्या है। पहले गति शक्ति की बात करते हैं। यह 100 लाख करोड़ रुपए, तो पहली बात तो जो गति शक्ति है, इसको कहा जाता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। तो एक टॉपिक है जो गति शक्ति वाला है, और जीएस पेपर 3 जो है उसके लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है वो महत्वपूर्ण होता है मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये पता होना चाहिए कि प्लान क्या है और उस प्लान का उद्देश्य क्या है, और ये कैसे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो एक है गति शक्ति पॉलिसी, और गति शक्ति पॉलिसी को एक नाम और दिया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। तो गति शक्ति का एक नाम और है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। तो इस प्लान में क्या क्या बातें हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बात इसमें निकल कर आई जो गति शक्ति है, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान भी कहा जाता है। ये 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। पहली बात तो ये परियोजना है 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। कौन सी परियोजना है ये? गति शक्ति यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो है वो 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। कितने? 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। कौन सी? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, जिसका लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? तो समग्रता की दृष्टि से बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए। समग्रता की दृष्टि से, ये मतलब टुकड़ों टुकड़ों में काम नहीं करना है, समग्रता। इसका उद्देश्य क्या है? तो समग्रता मेन पूरा मिला करके अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो। तो समग्रता की दृष्टि से क्या करना है? बुनियादी ढांचे का विकास करना है। समग्रता की दृष्टि से बुनियादी ढांचे का विकास करना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ये इसका उद्देश्य है। समग्र तो 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है जिसका उद्देश्य है समग्रता की दृष्टि से बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाना है। तो इसमें 16 मंत्रालय विभाग जो हैं शामिल होंगे। मीन्स जैसे ये है कि रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, तो पता लगा लैंड कहीं पर लेना है, परचेज़ करना है, फिर वहाँ पर कैसे प्लानिंग होगी, फिर जो परिवहन मंत्रालय है तो उसका काम है परिवहन के साधनों का विकास करना, है ना। तो अलग अलग मंत्रालय विभाग मिल करके तो उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो लगभग 16 केंद्रीय मंत्रालय ऐसे हैं जो मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो 16 के 16 जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वो एक साथ में मिल करके काम करेंगे। तो वो जो देरी होती है पेपर्स को पास करने में या जो पेपर वर्क है करने में जो टाइम लगता होगा, तो उसमें कमी आएगी, क्योंकि सारे लोग कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे का। और समग्रता जो मेन इसमें मूल सिद्धांत है, समग्रता
की दृष्टि से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तो इसमें एक मुद्दा क्या निकला कि 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाना है। तो 16 क्या केंद्रीय मंत्रालय, 16 केंद्रीय मंत्रालय प्लस इसी में मतलब केंद्रीय मंत्रालय और विभाग दोनों शामिल हो जाएंगे। विभाग क्या होता है, तो किसी भी मंत्रालय के अंदर में जो सब डिविजन्स होते हैं उसे कहा जाता है विभाग। तो 16 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की अवसंरचना विकास, विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल, गतिविधियों को एक केंद्रीकृत कहा गया जी, केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाना है। केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाना है, यानी एक वेबसाइट बन जाएगा। उस वेबसाइट पर 16 के 16 मंत्रालय विभाग एक साथ में मिल करके काम करेंगे। तो 16 केंद्रीय मंत्रालय प्लस विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल